गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम लोग फिर से हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ। और आज कौन सा टॉपिक है, तो आज हम लोग अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स से एक टॉपिक लेकर आए हैं। कौन सा टॉपिक है, तो केंद्र सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक के बीच बार बार सुनते हैं ये खींचतान होते रहता है। केंद्र सरकार कहती है कि भाई पैसा हमें दो, और रिजर्व बैंक कहता है कि नहीं, पैसा हम नहीं देंगे, वो तो मेरा पैसा है। और इस पर तरह तरह के लोग अपना अपना विचार व्यक्त करते हैं। और यह टॉपिक कहाँ मिलेगा आपको, तो कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें इकोनॉमिक्स का जो यूनिट आएगा उसमें मिलेगा। और जो आज अध्ययन कर रहे हैं, जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, यह बीपीएससी का जो जीएस पेपर 2 होता है मेन एग्ज़ाम का, उसका एक यूनिट है। तो देखते हैं क्या है मैटर। केंद्र सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक के बीच विवाद पर आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 7 के संदर्भ में बताइए यह क्या है। धारा 7 देश में अर्थव्यवस्था के संचालन और उसे पटरी पर लाने में सरकार के साथ साथ बैंकों का भी बहुत अहम योगदान होता है। सही बात है। बैंकों के संचालन और देश को की आर्थिक और मौद्रिक स्थिति को अनुकूल बनाए रखने में केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का खास योगदान है। रिजर्व बैंक न केवल देश में नोट जारी करता है, ऐसा केवल ये काम नहीं है कि रिजर्व बैंक केवल देश में नोट जारी करे, नहीं, यह मॉनेटरी पॉलिसी भी अपनाता है। और गवर्नमेंट क्या करेगी, तो फिजिकल पॉलिसी अपनाएगी। मॉनेटरी पॉलिसी मतलब क्या, कि यह आय व्यय खर्च और रुपया का जो अवमूल्यन या डिवैल्यूएशन होता है, ये जो मार्केट में लिक्विडिटी की जो मात्रा होती है, रुपया और डॉलर का अनुपात होता है, वो सब को नियंत्रित करता है। साथ ही सारे बैंकों का जो काम डेली का काम है, या जो उन पर नियंत्रण रखना है कि बैंक कहीं फेल ना हो जाए, लोगों का पैसा लेकर भाग ना जाए, रेगुलेटरी अथॉरिटी सब कुछ कौन है, सर्वेसर्वा, तो आरबीआई है। यह केवल मतलब यह ना समझिए केवल यह नोट जारी करता है, यह बहुत कुछ करता है, बल्कि सरकार द्वारा विदेशों से लिए जाने वाले कर्ज का हिसाब किताब भी रखता है। इसके अलावा रिजर्व बैंक पर देश के सभी बैंकों का संचालन और उनके देखरेख की जिम्मेदारी होती है। बैंकों की ब्याज दर और बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी अन्य बातों की देखरेख भी कौन, तो रिजर्व बैंक ही करता है। रिजर्व बैंक काफ़ी हद तक यह स्वायत्त यानी ऑटोनोमस बॉडी है, अपनी गतिविधियों को यह अंजाम देता है। लेकिन कुछ समय पहले हम लोग सुन रहे थे कि आरबीआई एक्ट कौन, तो 1934 बहुत चर्चा में थी। और 34 में कौन, तो धारा उसका 7, उसमें क्या है कि सरकार इस्तेमाल करेगी और आरबीआई से वो पैसा मांग सकती है। इस्तेमाल पर सरकार और केंद्रीय बैंक के बीच तनाव की स्थिति बन गई। सबसे पहले क्या हुआ था, बीरल आचार्य को पहले इस्तीफा देते हैं, फिर उसके बाद उर्जित पटेल इस्तीफा दे दिए। चाबी कहा जा रहा था कि रिजर्व बैंक के वो पैसा नहीं देने के मूड में थे। तो देखिए, अक्टूबर 2018 को आरबीआई के डिप्टी गवर्नर बीरल आचार्य ने अपने एक बयान में रिजर्व बैंक की स्वायत्तता को लेकर सरकार पर प्रश्न उठाया था। आचार्य के अनुसार सरकार को आरबीआई की आज़ादी का सम्मान करना चाहिए। इसके जवाब में वित्त मंत्रालय ने आरबीआई को देश में खराब ऋण संकट के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। बताया कि जो ऋण व्यवस्था देश में जो खराब ऋण संकट है, जो देश में एनपीए है या कोई भी बैंक फेल हो रहा है, तो किसका जिम्मेवारी है, किसका फेलियर है, तो आरबीआई का फेलियर है। वित्त मंत्री के अनुसार आरबीआई बैंकों को मनमाना कर्ज देने से रोकने में नाकाम रही और इसी वजह से बैंकिंग सेक्टर में एनपीए संकट पैदा हो गया, जिस कारण बहुत सारे बैंक फेल हो गए या फेल होने के कगार पर आ गए, जो आज भी देखते हो बहुत बड़े बड़े फ्रॉड हुए हैं। और कोई आम आदमी बैंक से कर्ज लेने जाए तो उसको तरह तरह के कागजात देने पड़ते हैं, लगता है कि जैसे कि वो उसको कागजात लाने के लिए स्वर्ग से ही न लाना पड़ेंगे। लेकिन वही हम लोग सुनते हैं कि एक एक व्यक्ति को अरबों खरबों का लोन दे दिया जाता है, नहीं उनका केवाईसी किया जाता है, नहीं उनके ऑडिट का था पता रहता है, कुछ नहीं। ऐसा क्यों हो गया, कहीं तो लूप होल्स है। वित्त मंत्रालय और आरबीआई के बीच मतभेद के कारण है। देखिए, वित्त मंत्रालय और आरबीआई के बीच गहरे मतभेद के परिणाम स्वरूप अंततः 10 दिसंबर 2018 को गवर्नर उर्जित पटेल का इस्तीफा होता है और नए गवर्नर कौन आएंगे, तो सरकार अपॉइंट करती है। तो पहले के आईएएस थे, कौन नाम इनका, गवर्नर शशिकांत दास की नियुक्ति की गई। और जब नियुक्ति हुआ तो कहने वाले क्रिटिक कहते थे कि यह बहुत गहरे आर्थिक संकट की ओर अब इशारा कर रहा है। वित्त मंत्रालय और आरबीआई के बीच मतभेद के कई कारण रहे। वित्त मंत्रालय का मानना था कि आरबीआई सार्वजनिक क्षेत्र के कमजोर बैंकों का संचालन सही तरीके से नहीं कर पा रही है, ये सरकार का तर्क है। साथ ही बाजार में नकदी प्रवाह की कमी को दूर करने और बिजली क्षेत्र में खराब ऋण
का निपटारा सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, सरकार का तर्क है। जबकि सरकार चाहती है कि संकटग्रस्त पावर सेक्टर को राहत दी जाए, वहीं आरबीआई कहता है न देंगे राहत, तुम फेल हो जाओ तो हो जाओ, उसे दिवालिया प्रक्रिया से बाहर रखा जाए, सरकार का तर्क था। सरकार को लगता है कि ऐसा करने से अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचेगा। सरकार का मानना था कि प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन यानी पीसीए के तहत कार्रवाई के नियमों में कुछ ढील दी जाए, लेकिन ये आरबीआई सब सख्त माना थी, नहीं देंगे ढील, कोई छूट नहीं मिलेगा, ताकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 10,000 से ज़्यादा लघु उद्योगों को और कर्ज दे। जैसे पीएम मुद्रा स्कीम आया था, बहुत तरह से एसएमई या प्राइमरी लैंडिंग सेक्टर स्कीम जो होता है, जिसमें छोटे मोटे उद्योग या कृषि क्षेत्र को लोन दिया जाता है। तो आरबीआई कहती है कि हम सरकार के कहने पर लोन दिए और ये सारा का सारा लोन कर्ज डूब गया। लेकिन सच्चाई यह है कि आम आदमी से तो बैंक कर्ज वसूल लेते हैं, उसको जेल भेज देते हैं, उसको पकड़ के, लेकिन बड़े बड़े उद्योगपति तो रातों रात भाग जाते हैं। उनके साथ क्या करती है आरबीआई? कर्ज। इस समय लघु उद्योगों का बुरा हाल है और उन्हें पूंजी की सख्त जरूरत है, सरकार का तर्क था। वहीं दूसरी तरफ आरबीआई क्या कहेगी? आरबीआई का मानना था कि अगर पावर सेक्टर को छूट मिलती है तो हर कोई यह छूट चाहेगा। साथ ही पीसीए के तहत नियमों में ढील देने से सार्वजनिक क्षेत्र के कमजोर बैंक तेजी से छोटे उद्योगों को लोन बांटेंगे और इस तरह एक और कर्ज संकट पैदा हो जाएगा। इसके अलावा सरकार यह भी चाहती है कि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई ब्याज दरों में कटौती करे, लेकिन आरबीआई ने आवश्यकता अनुरूप ब्याज दरों को कम करने के स्थान पर उसे और बढ़ा दिया। ऐसे में सरकार ने पत्र लिखकर रिजर्व बैंक को निर्देश दिया कि वह बिजली कंपनियों के कर्ज में छूट दे, न दिया आरबीआई। फिर दूसरे लेटर यानी पत्र में उसने आरबीआई को राजस्व की कमी को पूरा करने का निर्देश दिया, जिसके तहत सरकार ने आरबीआई से उसके 3.6 लाख करोड़ रुपए की जो स्टॉक राशि की मांग की थी, जिसे आरबीआई ने ठुकरा दिया था। आगे देखिए, आरबीआई इस राशि को देश में आपात स्थिति अथवा आर्थिक संकट से निपटने हेतु अपने पास सुरक्षित रखता है। तीसरे पत्र में क्या हुआ कि आरबीआई को छोटे और मझोले उद्योगों को कर्ज देने की शर्त में छूट देने को कहा गया। अगर रिजर्व बैंक सरकार की बात मान लेती है तो उसके सामने बहुत सारी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। लेकिन हुआ क्या? उर्जित पटेल को इस्तीफा देना पड़ा और अंततः आरबीआई केंद्र सरकार को पैसा दी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वर्ष 2018 में एक वाद की सुनवाई के समय भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 7 के प्रयोग का मामला उठाया था या उसमें उभरा था। यह बात भारतीय स्वतंत्र ऊर्जा उत्पादक संघ इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर एसोसिएशन के द्वारा दायर किया गया था, जिसमें उनको दिवालिया करने पर जोर दिया जा रहा था कि वो लोग बैंकक्रप्ट हो गए थे, फेल हो गए थे, तो वो लोग केस किए, कहे कि हमें छूट चाहिए। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा 12 फरवरी 2018 को निर्गत एक परिपत्र यानी सर्कुलर को चुनौती दी गई थी। सुनवाई के क्रम में अगस्त 2018 में उच्च न्यायालय ने एक टिप्पणी की थी कि सरकार चाहे तो भारतीय रिजर्व बैंक को आरबीआई एक्ट अनुभाग 7 के तहत निर्देश दे सकती है। न्यायालय के इस आदेश को देखते हुए सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर को एक पत्र दिया था, जिसमें उससे 12 फरवरी 2018 के परिपत्र के संदर्भ में ऊर्जा कंपनियों को मिलने वाली छूट के विषय में उनका मंतव्य मांगा गया था। इसके अतिरिक्त 10 अक्टूबर 2018 को सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर से मुद्रा तरलता यानी लिक्विडिटी लाने के लिए आरबीआई के पूंजी भंडार का उपयोग करने के विषय में भी मंतव्य मांगा था, यानी सहमति मांगा केंद्र। लेकिन क्या हुआ था तो जानते ही हैं। आगे देखिए, आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 7 क्या है, इसको थोड़ा जान लेते हैं। इस धारा से ही सरकार को आरबीआई को निर्देश जारी करने का अधिकार मिलता है। दरअसल धारा 7 प्रबंधन से संबंधित है। इस धारा में 3 उपधाराएं हैं, जिनमें इसके सभी प्रावधानों के बारे में बताया गया है। जब कभी आरबीआई केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन नहीं करता है तो धारा 7 के तहत लिखित निर्देश जारी किया जा सकता है, यानी ये हंटर है किसका, तो केंद्र सरकार का। और धारा 7 में जो पहला क्लॉज क्या है के अनुसार केंद्र सरकार रिजर्व बैंक के गवर्नर के साथ विचार विमर्श के बाद जनहित में समय समय पर केंद्रीय बैंक को निर्देश जारी कर सकती है। धारा 7 की दूसरा क्लॉज क्या है, देखिए, के अनुसार सरकार रिजर्व बैंक के कामकाज का संचालन उसके केंद्रीय मंडल के निदेशक बोर्ड को देने का अधिकार दे सकती है। इस तरह के किसी भी दिशा निर्देश के बाद बैंक का काम केंद्रीय निर्देशक मंडल को सौंप दिया जाएगा। यह निर्देशक मंडल बैंक की सभी शक्तियों का उपयोग कर सकता है और रिजर्व बैंक की ओर से किए जाने वाले सभी कार्यों को कर सकता है।
और धारा 7 का 3 क्लॉज क्या कहता है कि के तहत रिजर्व बैंक के गवर्नर और उसकी अनुपस्थिति में नामित डिप्टी गवर्नर की मौजूदगी में भी केंद्रीय निदेशक मंडल के पास बैंक के सामान्य मामलों और कामकाज के अधीक्षण और निर्देशन की शक्तियां होंगी और वह उन सभी शक्तियों का इस्तेमाल कर पाएगा जो कि आरबीआई के पास हुई। उल्लेखनीय है कि आरबीआई के 83 वर्ष के इतिहास में किसी भी सरकार ने आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 7 का प्रयोग नहीं किया था। तो इससे क्या लगता है कि मामला गंभीर था, सरकार के पास तरलता की कमी है तो हमने सरकार मांगी है। और ये कहने वाले यह भी कहते हैं कि इसी तरह अर्जेंटीना की सरकार ने वहाँ के रिजर्व बैंक से पैसा ले लिया था, जिसके बाद क्या हुआ, अर्जेंटीना दिवालिया हो गया था और भारत में भी इसकी शुरुआत हो गई है। तो कहने वाले ये भी कहते हैं कि भारत भी अर्जेंटीना की राह पर चल रहा है। दूसरे कहने वाले भी कहते हैं कि भारत में तो कोई इतना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर विकसित नहीं है, यहाँ पर तो सरकार टैक्स यानी कि बाहर से इंपोर्ट पर ही सरकार निर्भर करती है, अतः सरकार को तो टैक्स मिलेगा ही क्योंकि सरकार भारत तो बाजारों वाला देश है, अतः इससे सरकार पर कोई खास असर नहीं पड़ने वाला है। आगे देखिए, सरकार और आरबीआई में विवाद कोई नई बात नहीं है। इसके बीच पहले भी कई मौक़ों पर विभिन्न मुद्दों को लेकर मतभेद देखा गया है। आमतौर पर ब्याज दर, बैंकिंग में तरलता और प्रबंधन को लेकर इनके अलग अलग विचार रहे हैं, लेकिन अंततः विवाद सुलझा लिए जाते हैं। लेकिन इस बार का विवाद इस्तीफा और संवैधानिक संस्थाओं में समन्वय व सहयोग से देश विकास की ओर अग्रसर होता रहा है। होता क्या है कि आरबीआई यह भारत में ब्यूरोक्रेसी की चरम सीमा है और सरकार यह लोक लुभावन लोक कल्याणकारी कार्य करने के लिए विख्यात है। अब इनको वोट में जाना है तो वोट में जाएंगे तो क्या करेंगे, ये अपने दोनों हाथों से लुटाएंगे। और वहीं आरबीआई है, अब यह कहेगी कि भाई जितना पैसा उसके पास अधिक से अधिक जमा हो जाए। आरबीआई का भविष्य सुरक्षित है, देश में सरकारी बैंकों का भविष्य सुरक्षित है, देश के सरकारी कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित है क्योंकि उनका पेंशन वेतन में कोई रुकावट तो नहीं आएगी। और सरकार को अगर वोट में जीतना है तो इसको खर्चा करना पड़ेगा, लोगों को गिफ्ट देना पड़ेगा। जितने भी सारे स्कीम देखते हैं आज भी जो है, मनरेगा हो या कोई भी स्कीम हो, सोशल स्कीम करने के लिए तो सब जनता के लिए है, लेकिन क्या वो 100% जनता के लिए है, ये सोचने वाली बात है। यही कारण है कि दोनों के बीच खींचतान चलते रहता है और वही खींचतान का परिणाम है जो बार बार जनता के सामने आ जाती है। तो इसी के साथ धन्यवाद। आशा करते हैं कि अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। बाय बाय।